नमस्ते बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र कक्षा 12 में जनजाति समुदायों का वर्गीकरण। जनजाति समुदायों का वर्गीकरण भी है। वर्गीकरण से पहले एक छोटी सी पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। जनजाति समुदायों का सीमांतीकरण। सीमांतीकरण जैसा कि आप जानते हैं, बताया जा चुका है कि सामाजिक असमानता का बहिष्कार, सामाजिक असमानता और बहिष्कार का एक नया रूप आज कुछ विशेष समुदायों के सीमांतीकरण के रूप में सामने आया है। सामाजिक असमानता और बहिष्कार, इन दोनों का जो एक समान रूप है जो देखने को मिलता है, वही जो है क्या है, सीमांतीकरण। तिरस्कार उपेक्षा की प्रक्रिया से किसी समुदाय में अलगाव की जो दशा पैदा होती है, उसी को हम सीमांतीकरण कहते हैं। सीमांतीकरण किसे कहते हैं? तिरस्कार और उपेक्षा की प्रक्रिया से। तिरस्कार जिसे समाज से सरोकार न हो, जिसे रोका जा सके, जिसे कि कहीं भी किसी क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया जा सके, और उपेक्षित हो, वह सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सभी रूपों में उपेक्षित हो, उपेक्षा का शिकार हो। ऐसे समुदायों में जो अलगाव की जो दशा पैदा होती है, उसी को हम सीमांतीकरण कहते हैं। सीमांतीकरण शोषण, उत्पीड़न और तिरस्कार से होने वाली एक ऐसी दशा है जिसमें कोई समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से इस तरह पिछड़ जाता है कि वह हाशिए पर चला जाता है। और यह समुदाय ऐसे व्यक्ति के समान होता है जो किसी चौराहे पर खड़ा हो और जिसे यह ना पता हो कि मैं किस तरफ चलूं कि मुझे मंजिल प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब यह है कि यह ऐसा समुदाय जो अपने आप में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम ना हो। जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी चौराहे पर खड़ा हो और वह निर्णय लेने में अपने आप को सक्षम ना हो कि उसे किस दिशा में चलना चाहिए ताकि उसे मंजिल प्राप्त हो जाए, उसी तरह से सीमांतीकरण में जो समुदाय आते हैं या सीमांतीकरण के द्वारा या सीमांतीकरण के कारण जो समुदाय अलग थलग पड़ा हुआ है, एक किसी विशेष क्षेत्र में निवास करता है, वह उन समुदायों की भी यही दशा है, ऐसे व्यक्ति की तरह जो चौराहों पर खड़ा है और जिसे अपने मंजिल का खुद पता नहीं। भारत में जनजाति समुदाय हिमालय की पहाड़ी से लेकर सुंदरवन के जंगलों तक फैली हुई। इनका जो है विस्तार, या यूँ कह लें जो जनजाति क्षेत्र, जनजाति पाए जाते हैं, ये हिमालय की पहाड़ी से लेकर सुंदरवन का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है, और वहाँ तक ये जनजातियों या जनजात पाए जाते हैं। उनके निवास की दशाओं, भाषा, संस्कृत, धार्मिक विश्वासों और रहन सहन के तरीकों में बहुत भिन्नता है। जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार ने बहुत प्रयत्न किए हैं। ऐसा भी नहीं है कि सरकार इनकी आर्थिक दशा, इनकी सामाजिक दशा, इनकी सांस्कृतिक दशा को, इनकी धार्मिक दशा को चेंज करने के लिए कई कदम उठाए हैं, और इसके फलस्वरूप जनजातियों के कुछ थोड़े से लोग सत्ता और साधन प्राप्त करके बहुत ऊपर उठ गए, और जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, जिन्हें सत्ता और साधन प्राप्त हो गए हैं या जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल गया है, वे जो है थोड़ा सा जनजातियों से ऊपर उठ चुके हैं। जबकि अधिकांश लोगों की आर्थिक समस्याएं पहले से भी अधिक बढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसी जगह पर हैं, इनकी आर्थिक मदद की जा रही सरकार के द्वारा, और इनकी इनकम भी जो है बढ़ रही है। जनजातियों में एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनकी जमीनों पर बाहरी समूहों के लोग कब्जा किए हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जनजाति जो है भूमिहीन नहीं है, इन्हें भी जमीन मिली है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इनके ज़मीनों को अवैध रूप से कब्जा किया गया है
और यह जनजात उनसे छुड़ाने में सक्षम नहीं है। रोजी रोटी की तलाश में युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अपने निवास क्षेत्र को छोड़कर नगरों में श्रम करने के लिए बाध्य हो रहा है। जनजातियों, जैसा कि आप सुन चुके हैं कि इनकी जो ज़मीनें हैं वह कुछ लोग उस पर क्या किए हैं, अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, और रोजी रोटी की समस्या तो होना स्वाभाविक सी बात है। ऐसी परिस्थिति में जो युवा वर्ग है जनजातियों का, वह क्या कर रहे हैं, श्रम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। अपनी परंपरागत संस्कृति से अलग हो जाने के कारण उन्हें सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में विघटन की दशाएं बढ़ती जा रही। परंपरागत संस्कृति या परंपरागत जो इनके सामाजिक तरीके हैं रहन सहन के, जब ये समाज के अन्य वर्गों से संपर्क करते हैं तो उसमें क्या होता है, विघटन होता है। जिन जनजातियों ने अपने परंपरागत धार्मिक विश्वासों को छोड़कर हिंदू या ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है, कुछ जनजातियां जो है धर्म परिवर्तन भी कर रही हैं, और ये जनजातियां हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बहुत से ऐसे धर्म हैं, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख, सभी धर्मों में जो लोग हिंदू या ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिए हैं, उन्हें अपने समुदाय में तिरस्कृत जीवन बिताने के साथ हिंदुओं और ईसाइयों के बीच भी उपेक्षा का शिकार बनना पड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो लोग दूसरे धर्मों को अपना चुके हैं, जनजातियों के ऐसे व्यक्ति जो दूसरे धर्मों को अपना चुके हैं, वह अपने जनजात समूहों में भी उनकी आलोचना होती है, और जिस धर्म को अपनाए हैं उस धर्म के लोगों के द्वारा भी उनकी आलोचना होती है, उन्हें तिरस्कृत किया जाता है, उन्हें हे की दृष्टि से देखा जाता है। अगला पॉइंट आता है सीमांतीकरण का अर्थ। सीमांतीकरण का अर्थ, सीमांतीकरण परिवर्तन की अनेक दूसरी प्रक्रियाओं के समान एक प्रक्रिया है। यह एक नकारात्मक प्रक्रिया है और इसके द्वारा कोई विशेष समूह या समुदाय संपूर्ण समाज से अलग थलग होने लगता है। कहने का मतलब यह है, यह सीमांतीकरण है तो वह समुदाय क्या है, विशेष समूह, समुदाय, समाज से, माने कहने का मतलब जो सीमांतीकरण के द्वारा जो समुदाय है, जिस समुदाय का सीमांतीकरण हुआ है, जो जनजातीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वह जो है समाज से क्या है, अलग थलग है। सीमांतीकरण की प्रक्रिया का संबंध सीमांत व्यक्ति की अवधारणा से है। रॉबर्ट ई पार्क ने लिखा कि समाजशास्त्र में सबसे पहले सीमांत व्यक्ति की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है, और कार्ल मार्क्स ने लिखा कि श्रमिकों में अलगाव तथा उत्पादन की प्रक्रिया में उनके शोषण के आधार पर उन्हें सीमांत व्यक्ति के नाम से संबोधित किया गया है। किससे? अलगाव तथा उत्पादन के आधार पर। जबकि वहीं रॉबर्ट पार्क ने लिखा कि जो व्यक्ति दुविधा में उलझे होने के कारण अपने बारे में स्वयं कोई निर्णय लेने में असमर्थ होता है, उन्हें हम या ऐसे व्यक्ति को हम सीमांत व्यक्ति कहते हैं। कहने का मतलब यह है, वह व्यक्ति जो दुविधा में उलझने के कारण वह अपने बारे में कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ होता है, तो ऐसे व्यक्ति को सीमांत व्यक्ति कहा जाता है। जनजातियों में सीमांतीकरण की समस्या का संबंध इस अवधारणा के दोनों पक्षों से, दो पक्ष हैं। सीमांतीकरण के दो पक्ष हैं, एक है बाह्य पक्ष और दूसरा है आंतरिक पक्ष। बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष। और अगला पॉइंट है आपका जनजातियों का आंतरिक सीमांतीकरण। तो इसमें हम
जनजातियों का आंतरिक सीमांतीकरण सामाजिक संरचना वर्तमान में दूसरे सभ्य समाजों की संरचना के काफ़ी समान बन चुकी है। कहने का मतलब यह है कि जो इनकी आंतरिक सीमांतीकरण है वह दूसरे समाजों या दूसरी जातियों के लगभग समान होती चली जा रही है। ये विशिष्टताएं जिनके लिए जनजातियां विख्यात थी अब खंडहर की तरह दिखाई देती हैं। जिस लक्षण, गुण या भाषा के कारण इनकी पहचान बनती थी, अब वो चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और ये जनजातियां भी आज समाज की मुख्य धारा से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। उनकी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में से अधिकांश संस्थाएं पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त हो चुकी। कहने का मतलब यह है जो इन्हें शिक्षा देती थी, जो इनके धर्म थे, वह उससे क्या है चेंज हो रहा है या पूरी तरह से वो लगभग समाप्त हो रहे हैं। लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं। यह स्वाभाविक सी बात है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जनजातियों का जो धर्म है वह पूरी तरह स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हुए हैं। जैसे वे जनजातियां जो सभ्य समाजों की संस्कृत विशेषताओं को काफ़ी सीमा तक ग्रहण कर चुकी हैं, उनमें पृथक और आत्मनिर्भर जनजातियां गांवों का अस्तित्व लगभग समाप्त ही हो गया है। कहने का मतलब यह है जो जनजातियों का सीमांतीकरण है, वे जनजातियां जब उनका संपूर्ण आर्थिक विकास हो चुका है या वहाँ औद्योगिक नगर बसाए जा चुके हैं, तो उनका क्या है, उनके गांव का जो अस्तित्व है वह धीरे धीरे औद्योगिकरण के कारण क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। उदाहरण के लिए बिहार और झारखंड जहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं, ऐसे गांव नहीं मिलेंगे जहाँ मात्र बैगा जनजाति के लोग ही निवास करते हैं। कहने का मतलब यह है बिहार और झारखंड में जो बैगा जनजाति पाई जाती है, ऐसा कोई गांव नहीं है जो केवल इन्हीं का हो, बल्कि ये कह लें कि जो माने इनका गांव है उसमें अन्य जातियां भी, अन्य जाति के लोग भी निवास करते हैं। नंबर 2, बसाहट के प्रतिमान में अंतर दिखाई देता है। बसाहट ये भी एक जनजाति है और इसके प्रतिमान में भी अंतर दिखाई देता है। जैसे भील जनजाति के लोग मूल रूप से पालों में रहते थे। इसकी बसाहट के रूप का एक सुनिश्चित आधार था जो अब लगभग क्या हो गया है, लुप्त हो चुका है। बसाहट, ये जनजातियां दूसरे ग्रामीण लोगों की तरह घर बनाकर रहते हैं। बसाहट पहले बांस की खूंट, जो बांस होती है उसके नीचे लोग रहते थे, छोटे छोटे झोपड़ी बना के रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे, या यूं कह लें पेड़ों के नीचे रहते थे। लेकिन आज क्या है, वो भी जनजातियां जो है समाज के संपर्क में आने के कारण वह भी मकान बना के, घर बना के रह रहे हैं। अगला पॉइंट, जनजाति समुदायों में पारिवारिक संरचना संयुक्त अथवा विस्तारित दोनों प्रकार से मिलेगी। संयुक्त अथवा विस्तारित। आर्थिक कारणों और स्थान परिवर्तन। आर्थिक कारण और स्थान परिवर्तन। आज के कारण परिवार का यह परंपरागत स्वरूप एकांकी परिवारों में बदल रहा है। कहने का मतलब यह है जब यह जीविकोपार्जन हेतु दूसरे जगहों पे चले जाते हैं तो ये जो संयुक्त परिवार है इनका या विस्तारित परिवार है वह क्या होता है, एकांकी परिवार में बदलना शुरू हो जाता है। अगला है चौथा पॉइंट, मात्र सत्तात्मक समाजों के युवकों में भी अब संपत्ति का अधिकार करने का रुझान बढ़ने लगा है। जिस परिवार में संपत्ति का उत्तराधिकारी परिवार की वयोवृद्ध महिला होती है, ऐसे परिवार को मात्र सत्तात्मक परिवार कहा जाता है। और ऐसे परिवारों में भी, ऐसे जनजाति परिवारों में भी जो लड़के हैं
वह भी जो है क्या है, संपत्ति का अधिकार या यूँ कह लें संपत्ति में अपना स्वामित्व बढ़ाने के लिए रुझान करते हैं, या यूँ कह लें अपना जो है स्वामित्व दर्ज करना चाहते हैं, उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। अगला पॉइंट नंबर 5, विवाह संस्था में वाह्य संपर्क के कारण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। सकारात्मक कि परिवार के जैसा कि आप जानते हैं कि जनजाति परिवार के लोग, जनजाति समुदाय के लोग अपने ही समुदाय में विवाह रस्मों को पूरा करते हैं, ये सकारात्मक है। और जब ये समाज के अन्य वर्गों से संपर्क जब इनका होता है तो ये क्या करते हैं, दूसरी भी जातियों में विवाह संपर्क स्थापित करते हैं। ये जो है क्या है, एक नकारात्मक, जो अपने जनजाति रस्मों रिवाज को नहीं मानकर दूसरे समुदायों में विवाह संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अगला आता है अगला पॉइंट, गोत्र समूह। जनजातियों में सामाजिक सुदृढ़ता का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। जनजातियों के अपने मूल स्थान से बाहर निकलकर दूसरे स्थानों पर जाकर रहने के कारण गोत्र संबंधी प्रबंधों में शिथिलता आने लगी। कहने का मतलब यह है कि इनका एक गोत्र होता था। गोत्र लगभग सभी जातियों में होता है और जनजाति समुदाय में भी गोत्र पाए जाते हैं, और ये गोत्र जो है यह एक साथ रहते थे, लेकिन जीविकोपार्जन हेतु ये जब ये चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं या कहीं श्रम के लिए जाते हैं और जाकर वहीं बस जाते हैं, तो ये जो गोत्र संबंधी नियम है यह भी धीरे धीरे इनका खत्म होता नजर आ रहा है। अगला है परंपरागत रूप से, 7वां नंबर, परंपरागत रूप से परिवार, संपत्ति और विवाह के क्षेत्र में जो है स्त्रियों के अधिकार पुरुषों से अधिक थे। सामान्य जीवन में भी स्त्रियां काफ़ी स्वतंत्र थी। बाहरी समूहों के प्रभाव से जनजातियों में पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव बढ़ जाने से स्त्रियों को उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित किया जाने लगा है। पहले जनजातीय समुदायों में महिलाओं को अधिकार था, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन अब जब से इन जनजातियों का दूसरे समाजों से, दूसरे समुदायों से संपर्क बढ़ना प्रारंभ हो गया, इनके अधिकार कम कर दिए गए या कम होते चले गए। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के अधिकार बढ़ गए। लास्ट पॉइंट, जनजातियों पर सर्वाधिक प्रभाव हिंदू तथा ईसाई धर्म का पड़ा है। जनजाति लोग न केवल हिंदुओं के देवी देवताओं, धार्मिक कर्मकांडों व अनुष्ठानों को अपनाते हैं, बल्कि हिंदुओं के रीति रिवाजों और जाति संबंधी संस्करण के अनुसार व्यवहार करना भी शुरू कर दिए हैं। ये जब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जिस धर्म को अपनाएंगे उस धर्म के अनुसार अपनी धार्मिक क्रियाएं, कर्मकांड, अनुष्ठान ये पूरा करते हैं। जैसे हिमालय की दारमा घाटी के जोहारी भोटिया, जो अन्य घाटियों में रहने वाली भोटिया जनजाति के लोगों से अधिक संपन्न थे, ये भोटिया एक जनजाति है, ने स्वयं को राजपूत वंश का वंशज माना है और नकली वंशावलियाँ बनवाकर तथा राजपूतों से अपनी कन्याओं का विवाह कराकर यह स्पष्ट करने का प्रयास शुरू कर दिया है कि वे हिंदू समाज का ही एक अंग है। ये भोटिया जनजात, इसने क्या किया, इसने अपनी कन्याओं का विवाह राजपूत बिरादरी में करना शुरू कर दिया और यह अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम भी हिंदू हैं और क्षत्रिय वंश से संबंधित हैं। आरक्षण और संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम स्वरूप आज शिक्षा और व्यवसाय के विभिन्न स्तरों में जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ने लगा है।
जनजाति समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग ही इन सुविधाओं का लाभ उठाने में सफल हो सका। प्रबुद्ध वर्ग जो थोड़ी सी जहाँ शिक्षा का प्रसार प्रसार हो चुका है वह सरकारी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। परिणाम स्वरूप जनजाति समुदायों में भी ऊंच नीच का विभेद बढ़ने लगा। जिनका विकास हो चुका है और ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका विकास नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक क्रिया है कि दोनों में ऊंच नीच का विभेद रहेगा, बढ़ेगा। और अंत में हम यह कहना चाहते हैं कि भारत की जनजातियां वर्तमान में संक्रमण के एक तेज दौर से गुजर रही हैं, पर संस्कृत ग्रहण के कारण अधिकांश जनजातियां समुदाय सीमांत समुदाय बनकर रह गई। अधिकांश जनजातीय समुदाय सीमांत समुदाय, सीमांत का मतलब है किसी एक क्षेत्र में। जनजातीय समुदाय तो सभी तरफ थे, हिमालय से लेकर सुंदरबन के डेल्टा तक, लेकिन अब जब से ये धीरे धीरे समाज की अन्य धाराओं से जुड़ना शुरू हो गए या समाज के अन्य पहलुओं का अध्ययन करना शुरू कर दिए, तब से क्या हुआ, ये सीमांतीकरण ये कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाने लगे, क्योंकि कुछ लोगों का विकास हो चुका है और जिनका विकास हो गया उनका रहन सहन जीवन स्तर ऊंचा होता चला जा रहा है। आज के दिन इतना ही, अगले दिन